इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। भारतीयों की वापसी को लेकर बनाई गई रणनीति। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। अब तक 5 फ्लाइट से स्वदेश लौटे 1156 से ज्यादा स्टूडेंट। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा की चिंताजनक खबरें सामने आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। राहुल ने कहा है कि मेरी संवेदना उन मेडिकल छात्राओं और छात्रों के साथ है जो इस हिंसा से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को इन्हें वहां से निकालने का प्लान तत्काल शेयर करना चाहिए। सरकार का यह प्लान उन स्टूडेंट को भी बताना चाहिए, साथ ही उनके माता पिता के साथ भी शेयर करना चाहिए। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमलों में यूक्रेन के 352 नागरिक मारे गए हैं। इनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अब तक 116 बच्चे समेत 1684 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने युद्ध में कितने सैनिक मारे गए यह जानकारी नहीं दी है। वहीं मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या 3,86,000 पार कर चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और अहम शहर खार्किव में सुबह फिर धमाके सुनाई दिए। यहां रूसी सेना कब्जे की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। यूक्रेन का दावा किया है कि उसने युद्ध में अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। 27 फरवरी तक रूस के 4,500 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के करीब 150 टैंक, 700 सैन्य वाहन और 60 फ्यूल टैंक, 26 हेलीकॉप्टर्स नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूके के प्रधानमंत्री के बीच रूस का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कदमों पर सहमति बनी है। यूक्रेन के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान एन-225 था, उसको रूस ने नष्ट कर दिया। एन-225 26 फरवरी तक ठीक था, फिर 27 फरवरी को एक मिसाइल हमले में एन-225 को नुकसान पहुंचाया गया। यूरोपियन संघ ने जंग के बीच बड़ा फैसला लिया। उसने अपने क्षेत्र से रूसी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक लगा दी। इसके साथ साथ रूस अब उसके फ्लाइंग जोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है और वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने का काम तेजी से चल रहा है। और इसी कड़ी में 249 भारतीय नागरिकों को सोमवार सुबह एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। यूक्रेन से भारत आए छात्रों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों ने कहा, भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई। यूक्रेन में अभी भी कई और भारतीय फंसे हुए हैं जिन्हें भारत वापस लाया जाएगा। बता दें कि 249 भारतीय नागरिकों में गुजरात के करीब 100 छात्र भी शामिल थे। यूक्रेन में रूसी सेना की बर्बर कार्रवाई से मानवता पर एक बड़ा संकट पैदा हो गया। इसमें वो भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार अपने छात्रों की निकासी के लिए अभियान चला रही है, लेकिन इनमें एक भारतीय छात्र है जिसने खौफ और जान के खतरे के बीच भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के बीच फंसी हरियाणा की एक मेडिकल छात्रा ने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि उसे अन्य छात्रों की तरह अपने घर लौटने का मौका मिला था। भारतीय छात्रा यूक्रेन के घर में किराए पर रहती है। उसने मकान मालिक ने अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने का फैसला कर लिया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड में पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है।
इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत को विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और बलिया में प्रत्याशियों को जिताने के लिए रैली करेंगे। पीएम मोदी महाराजगंज जिले के फरेंदा, पनियारा, नौतनवा, सिसवा और महाराजगंज और कुशीनगर की रामकोला विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 3 बजे बलिया के हेबतपुर में होने वाली सभा में जिले की बेलथरा रोड, रसला, सिकंदरपुर, फेफना, बलिया, बांसडी और बेरिया में संयुक्त रैली भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 4 जनसभाएं करेंगे। उनका यह संबोधन पहले कुशीनगर में होगा, उसके बाद मेहंदावल विधानसभा, संत कबीर नगर में, फिर 3 बजे इटवा और फिर 4:30 बजे बस्ती में होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे मंझुआ विधानसभा मिर्जापुर और आखिर में शाम करीब 4 बजे चकिया विधानसभा चंदौली में उनका संबोधन होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और कहा, दंगा करने वाले लोग सपा से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी और देवरिया में डोर टू डोर अभियान चलाएंगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और इस चरण में 12 लाख से अधिक मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक थम जाएगा और राज्य में 6.28 लाख महिलाएं, 5.80 लाख पुरुष और 175 ट्रांसजेंडरों सहित 12.9 लाख मतदाता 1721 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और पहले चरण में शामिल 38 विधानसभा क्षेत्रों में 10 इंफॉल, पूर्व में 13 इंफॉल, पश्चिम में 6, विष्णुपुर में 6 और चुराचांदपुर में और 3 कांगपोपी जिले में हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी जिसमें बजट सत्र की अवधि तय करने पर मंथन होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल, मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। गुरुग्राम में सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम का फरलो आज खत्म हो रहा है। वो इसी महीने 7 फरवरी को फरलो पर बाहर आए थे। भिवानी के देवसर गांव में बन रहा अखंड भारत माता का मंदिर में सीएम मनोहर लाल पहुंचे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल बगलामुखी यज्ञ की पुण्याहुति में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए दान किए। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इसमें अपना सहयोग करें। भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि अब लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए ताकि भारत माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी के खोरड़ा, गोविंदपुरा, आर्यनगर, भांजवा गांव में ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। रादौर में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाड़ा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 साल के कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। पोलियो अभियान के दौरान पहले दिन 60% से ज्यादा बच्चों को पोलियो खुराक दी जा चुकी है। पलवल में पल्स पोलियो अभियान के तहत पंजाबी धर्मशाला में विधायक दीपक मंगला ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। विकास एवं पंचायत देवेंद्र सिंह बबली ने
टोहाना के नागरिक अस्पताल को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुभारंभ किया। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक और टीकाकरण से वंचित ना हो। करनाल में नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। विश्व में सबसे बड़े हस्तशिल्प मेले की पहचान बना चुके सूरजकुंड मेले का इस बार 19 मार्च से आगाज होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मेले की तैयारियों को लेकर सभी विभागों की मीटिंग करने के बाद हरियाणा टूरिज्म के प्रधान सचिव और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन एमटी सिन्हा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। कोविड-19 की वजह से इस बार मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगाया जाएगा। मेले में करीब 1100 स्टॉल रहेंगे। मेले का कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान को बनाया गया, वहीं थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रहेगा। वल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को उनके घर ही चिकित्सा सुविधा मिली, इसको लेकर रादौर क्षेत्र में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा गांव दर गांव लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। वहीं उन्हें मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इसी कड़ी में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव घेसपुर पहुंची, जहां करीब 500 से ज्यादा स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि विभाग की इस मोबाइल मेडिकल टीम का खासकर उन लोगों का विशेष लाभ मिल रहा है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। नूह में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल खराब कर दी। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की, ताकि वो जरूरतमंदों की भरपाई कर सकें। घरौंडा के बरसात गांव के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। एसडीएम और थाना प्रभारी का आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी के लिए प्रशासन को 1 दिन समय दिया, साथ ही विजिलेंस जांच की मांग भी उठाई। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए बहादुरगढ़ में स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से जो लोग शहर में रह रहे हैं, उनके वोट उनके घर से 3 किलोमीटर दूर वार्ड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। लोगों ने उनके वोट उनके वार्ड में दोबारा शामिल करने की मांग की। झज्जर बादली मार्ग पर जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव सिलानी जिला झज्जर निवासी सुभाष के रूप में हुई है। गांव जहांगीरपुर के पास गांव रॉन्ग साइड से आई जेसीबी ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुभाष की मौत हो गई, जबकि उसके साथी को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पलवल में गांव पृथला के पास दुधौला पृथला रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 40 वर्षीय नंबरदार की मौत हो गई, जबकि उसका 25 वर्षीय साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में मृतक के भतीजे की शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राशन वितरण प्रणाली में मिल रही शिकायतों के आधार पर सीएम फ्लाइंग की एक टीम ने शहर के डिपो धारकों के यहां छापेमारी कर डिपो धारकों का रिकॉर्ड जब्त कर लिया। 2 स्थानों पर मारे गए छापे के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों के डिपो धारकों के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं के सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान उनके साथ नूह खुफिया विभाग की एक टीम और स्थानीय पुलिस के जवान मौजूद थे। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए भारत रक्षा मंच ने गुरुग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में देश के प्रखर वक्ता और चिंतक मौजूद रहे। इसके साथ ही भविष्य में भारत सरकार से उनकी राय इस विषय पर कानून बनाए जाने की रहेगी, ताकि सीमित जनसंख्या के हिसाब से सरकार की योजनाएं तैयार हों। यूक्रेन में जंग के बीच फंसी विदिशा की छात्रा सृष्टि विल्सन और उसकी सहेली दिव्यांशा को वापस लाने के नाम पर एक महिला से 42,000 रुपए की ठगी करने का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी।
प्रिंस ने मौके का फायदा उठाकर पीएमओ ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल करके सृष्टि की मां वैशाली विल्सन को ठगी का शिकार बनाया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। विदिशा पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8013 नए केस सामने आए हैं और 119 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 484 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 360 नए मामलों की पुष्टि, 2 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस 2100 के पार। गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और साथी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप की यह वारदात बताई जा रही है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक घायल व्यक्ति भागता हुआ पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी वारदात से कुछ देर पहले बंद कर दिए गए थे। गुरुग्राम के बसई फ्लाइंग ओवर पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई और इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। रेवाड़ी में शराब के अधिक सेवन से 36 साल के कंपनी कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका शव शराब के ठेकेदार बाहर लावारिस हालत में मिला। पलवल में सदर थाना पुलिस ने 13 फरवरी को विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। पलवल में पुलिसकर्मी के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया और परिजन जब शव लेकर चले गए तब पुलिस और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सोनीपत के गढ़ मिर्कपुर गांव में जमीनी विवाद में किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने गांव के 2 भाइयों सहित 4 पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सीआईए और बहालगढ़ थाना पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया। सोनीपत एसटीएफ पुलिस ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रसिया से सर्वर हैक करने के बाद लेब हैकिंग कर रिमोट एक्सेस करने के जरिए पेपर लीक करवाने वाले मुख्य आरोपी राज तेवतिया और लेब में पार्टनर सचिन को गिरफ्तार किया गया। जहां राज तेवतिया को 7 दिन और सचिन को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया और वहीं पूरे मसले को लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। शिव भक्त इस अवसर पर भगवान भोले को खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। शिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी जोरों पर से चल रही है। शिवालय की रंगाई पुताई करवाई गई है। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार पूर्ण रूप से खुल रहे मंदिरों में उत्साह को देखने को मिलेगा। रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच के तहत विभिन्न ग्रुपों के बीच मैच खेला जा रहा है। आज मैच का आखिरी दिन है। झारखंड रणजी ट्रॉफी के खेले गए दूसरे लीग में झारखंड ने दिल्ली को 18 रन से हरा दिया और आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है और टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया और भारतीय टीम ने लगातार 12वां मैच जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो गई है। इसके साथ ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 13.32 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
साउथ सुपरस्टार अजीत की वलीमे ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने का नाम अपने नाम कर लिया। इसका तमिलनाडु में अब तक 81.25 करोड़ रुपए का कमाई कर चुकी है। रियलिटी शो के इस जेल में कंट्रोवर्शियल सेलेब्स का स्वेग से स्वागत हो चुका है। कंगना रनौत ने अपने बेबाक अंदाज में शो की शुरुआत की। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही के दिनों में अपने पेरेंट्स के घर बेंगलुरु पहुंची। यहां पहुंचते ही पैपराजी ने उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।